हम एक शब्द सुनते हैं राज्य, जैसे भारत में 28 राज्य हैं व 8 संघ शासित प्रदेश हैं। क्या ये वास्तव में भारत के राज्य अनुच्छेद 12 व 36 के अनुसार है या नहीं? यदि है तो क्यों है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान आज उस राज्य की बात करूंगी जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 और 36 में दी हुई है और जिस राज्य शब्द का उपयोग संविधान में किया जाता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, जो स्थानीय सरकार है, चाहे आपकी पंचायती राज है या नगर निगम है, इन सबको हम राज्य कहेंगे। कहने का मतलब है कि वह संस्था जिसे कानून और नियम बनाने का अधिकार है वह अपने आप में एक राज्य है। इसलिए संसद, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो भी अपने आप में एक राज्य है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी संस्था जिसे कानून और नियम बनाने का अधिकार है वो क्या है, अपने आप में एक राज्य है। जैसे LIC भी एक राज्य है, जैसे जो आपके विश्वविद्यालय है वो भी एक राज्य है, क्योंकि मैंने कह दिया जिसके पास नियम और कानून बनाने की अथॉरिटी है वो क्या है, अपने आप में एक राज्य है। तो कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस जो आपका है संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, प्लस आपकी पंचायतों में नगर पालिका, पंचायती राज, ये सब क्या है, अपने आप में क्या है, राज्य हैं। केंद्रीय अधिकारी, राज्य अधिकारी और प्लस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हें ये अपने आप में क्या है, राज्य हैं। कहने का मतलब है कि वह संस्था जिसे नियम कानून बनाने का प्राधिकार दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य कहने का मतलब है कि हम किसी भी देश को राज्य कह सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो किसी भी देश को हम क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान में जो देश है उसको राज्य कहते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से हम देखें तो राज्य को देश कहते हैं, जैसे भारत और जापान। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो देश है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी देश को राज्य कह सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये क्या है, अपने आप में एक देश भी है और जिसे हम राज्य भी कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें ऋग्वेदिक काल से, यानी कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेदिक काल से जो राज्य शब्द का उपयोग किया जाता था वो किस किस परिप्रेक्ष्य में राज्य शब्द का उपयोग हुआ है। जैसे है ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल यानी कि 1500 BC में, जो 1500 BC में राज्य के लिए जन शब्द का उपयोग किया जाता था। यानी कि जो ऋग्वेदिक काल में आपने क्या थी, अभी मैं आगे बताऊंगी कि राज्य की परिभाषा के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, तो इसलिए वहां पे राज्य के लिए हमें क्या किया, जन शब्द का उपयोग किया है। आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1500 BC से 1000 BC तक के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो राज्य थे, राज्य के लिए जनपद शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उस तरीके से हम देखेंगे जो आपका है 600 BC के आसपास, 600 BC के आसपास आपके क्या थे, 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपदों का उदय होता है। इनमें से जो एक मगध है, मगध भारत का पहला साम्राज्य बनता है। ठीक है, मगध जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है और प्रेजेंट में जो आपका आज का पटना है, तो ये 16 महाजनपद का उदय होता है। तो इस समय राज्य शब्द के लिए क्या यूज किया गया है, महाजनपद शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मगध था, मैंने बताया कि भारत का पहला साम्राज्य था और भारत में मौर्य काल में राज्य के लिए क्या शब्द यूज किया है, यानी कि आपका साम्राज्य शब्द का उपयोग किया है। भारत का पहला साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, और सबसे बड़ा साम्राज्य भी चंद्रगुप्त मौर्य का था, जो आपका इधर वेस्ट में ईरान इराक था और ईस्ट में जो है आपका बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र, और आपका उत्तर में अफगानिस्तान तक, और साउथ में जो है ये पूरे का पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते थे, मौर्य काल में साम्राज्य शब्द के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसलिए भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो आपका मौर्य काल में राज्य के लिए क्या यूज किया है, साम्राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपका ऋग्वेदिक काल में राज्य शब्द के लिए, जो आपका राज्य के लिए जन शब्द का उपयोग किया गया,
उत्तर वैदिक काल में राज्य के लिए जनपद शब्द का उपयोग किया गया, और 600 BC में राज्य के लिए महाजनपद शब्द का उपयोग किया गया, और जो आपका मौर्य काल था, मौर्य काल में राज्य के लिए साम्राज्य शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समय समय पर राज्य के लिए क्या क्या शब्द का उपयोग किया गया है। अब जो प्रेजेंट में हमें किसको राज्य या देश कहेंगे, इसकी जो परिभाषा दी है, इसकी परिभाषा प्रोफेसर गार्डनर ने दी है। प्रोफेसर गार्डनर ने कहा है कि अगर किसी देश में आपके 4 तत्व बताए हैं, अगर वो 4 तत्व हैं तो उसे देश का या राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। वो 4 तत्व कौन से हैं वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अगर किसी देश के पास जनसंख्या है तो वो भी क्या है, राज्य का पार्ट है। अगर किसी देश के पास सरकार है तो वो भी क्या है, राज्य का पार्ट है। अगर क्या है कि जो किसी भी देश के पास क्या होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे भारत के पास एक निश्चित जनसंख्या भी है, सरकार भी है, प्लस आपके पास क्या है, भौगोलिक क्षेत्र भी है। भाई उत्तर में क्या है, आपका हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, ईस्ट में आपकी गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं, और वेस्ट में अरावली पहाड़ियां हैं, तो अरावली पर्वतमाला है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में एक निश्चित ज्योग्राफिकल क्षेत्र भी है। ठीक है, जनसंख्या भी होगी और आपका क्या होगा, सरकार भी होगी और भौगोलिक क्षेत्र भी हो गया। आगे अगला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता, क्योंकि राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है वो संप्रभुता को माना जाता है। तो अगर किसी देश के पास जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र, संप्रभुता है तो उसको हम देश या राज्य कह सकते हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा उसमें आएंगी। अब ये आता है कि जैसे भारत देश है, अमेरिका देश है, राज्य भी कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं, जापान है, पाकिस्तान है, ये देश भी है। लेकिन जो तिब्बत है, तिब्बत राज्य या देश नहीं है। क्यों? क्योंकि तिब्बत के पास जनसंख्या है, ये बात सही है ना। तिब्बत के पास जनसंख्या है, ये बात सही है। एक वहाँ पे है सरकार, वहाँ पे दलाई लामा ने एक मतलब बहुमत के साथ सरकार भी बनाई हुई है, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र भी है, ये बात भी सही है। लेकिन जो आपका तिब्बत है, तिब्बत के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि तिब्बत की संप्रभुता चीन के पास है। ठीक है, तो तिब्बत की संप्रभुता किसके पास है, चीन के पास है, इसलिए तिब्बत में क्या है, आपकी तिब्बत को हम राज्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य, अगर किसी भी देश को हम राज्य कहते हैं तो इन 4 तत्वों का होना जरूरी है। अगर ये 4 तत्व हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे ये आता है कि जो यूपी है या पंजाब है या झारखंड है, जो भारत के 28 राज्य हैं, क्या ये राज्य है या नहीं? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जैसे हम देखते हैं कि जो यूपी है, यूपी के पास, यूपी का एग्जाम्पल ले लिया, पंजाब के एग्जाम्पल ले लिया, यूपी के पास जो है जनसंख्या है, भाई यूपी की जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, सरकार है, योगी जी सरकार चला रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र है, ये बात भी सही है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन यूपी के पास संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है, पहले हम इस चीज़ के बारे में, क्योंकि पीछे भी पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ क्या है, जो आपकी परिसंघ है, परिसंघ है, भारत में परिसंघ के 5 लक्षण हैं। ठीक है, परिसंघ में क्या होता है, 2 टाइप की सरकार होती है, एक केंद्र का रिप्रेजेंटेशन करती है और दूसरा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, केंद्र एक होगा, राज्य या इकाई एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि भारत में 28 राज्य और अमेरिका में 50 राज्य। लेकिन हमारे यहाँ आर्टिकल 1 के माध्यम से जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ परिसंघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया पूरे संविधान में कहीं भी। परिसंघ की जगह जिस शब्द का उपयोग किया गया है वो है संघ। ठीक है, और संघ का मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर कोई देश या राज्य
संघ में शामिल होता है तो संघ में शामिल होने पर जो अपनी संप्रभुता है वहाँ केंद्र को समर्पित कर देता है। कहने का मतलब है कि संप्रभुता जिस देश में संघ होगा, यानी कि जहाँ पे संघ होगा, यूनियन होगा, उस देश में संप्रभुता केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास संप्रभुता नहीं होती है। अगर राज्यों के पास संप्रभुता होती तो जम्मू कश्मीर कब का एक स्वतंत्र राज्य या देश बन जाता। इसलिए हमारे यहाँ राज्यों के पास संप्रभुता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संघ शब्द का उपयोग किया है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने क्या है, हमारे यहाँ 550 रियासतें थीं और कुछ राज्य थे, उन सबको समावेशित करते हुए एक संघ में मिला लिया। संघ में मिलाने के पीछे रीजन ये था जिससे कि ये राज्य या रियासतें शक्तिशाली होकर अलग ना हो सकें। इसलिए राज्यों ने और जो आपकी रियासतें थे वो संप्रभुता किसको दे दी थी? केंद्र को दे दी थी। इसलिए भारत में राज्यों के पास जो 28 राज्य हैं उनके पास संप्रभुता नहीं है। इस कारण जो जितने 28 राज्य हैं उन्हें हम राज्य नहीं कहेंगे, उन्हें हम इकाई या यूनिट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भारत का आर्टिकल 1 है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और संघ का मतलब यहाँ यूनियन से है, यूनियन से है यानी कि इकाई है। तो भारत में संप्रभुता राज्यों के पास नहीं है, इसलिए जो 28 राज्य हैं इनको इकाई माना जाता है। ये भारत की इकाई है यानी कि यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किसी भी जिस चीज़ को हम राज्य कहेंगे, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि जो राज्य है एक अमूर्त शब्द है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन 4 तत्व जिस राज्य में देश में होंगे उसको हम राज्य कहेंगे। ठीक। दूसरी चीज मैंने आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 12 है और अनुच्छेद 36 है उनका मतलब है संप्रभुता, उनके अनुसार राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, और जो आपका राज्य विधानमंडल है, केंद्रीय अधिकारी, राज्य अधिकारी, स्थानीय सरकार शासन, चाहे नगर निगम है, पंचायती राज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? अपने आप में एक राज्य है, क्योंकि वह संस्था जिसके पास क्या है कानून और नियम बनाने का अधिकार है, प्राधिकार है या अधिकार है, उसको हम राज्य कहते हैं। ठीक है, इसलिए भारत राज्य है, लेकिन जो हमारे भारत के 28 राज्य ने हम कहते हैं वो राज्य न होकर भारत की इकाई यानी कि यूनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। और अनुच्छेद 12 और 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो मैंने ये आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है। इसलिए संविधान में जो राज्य शब्द का उपयोग किया जाता है उसका मतलब यही है जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरे का पूरा। ठीक है, तो ये इस राज्य की बात हम पूरे संविधान में करेंगे। जहां भी राज्य शब्द का उपयोग हो संविधान में तो उसका मतलब सब यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस सब को हम क्या कहेंगे, इसलिए ध्यान रखना। अब बार बार एक शब्द यूज करूंगी, जितने मौलिक अधिकार आगे यूज होंगे आर्टिकल 13 से शुरू होंगे, 12 से शुरू हो जाते हैं, तो जब भी मैं राज्य शब्द का उपयोग करूंगी पूरे संविधान में तो उसका मतलब यही सब है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय अधिकारी, राज्य अधिकारी, स्थानीय शासन, नगर निगम और पंचायत, इन सबको हम राज्य कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो आपका ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी ईमेल को। ईमेल व्हाट्सअप करनी है, उस पर आपको नोट्स पीडीएफ कर दिए जाएंगे, ईमेल कर दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। और अगर कोई भी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी समझ में कुछ नहीं आया तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।